हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में किसने लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे 22 पे। आज हम उसी आगे का कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। ये हम बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो तैयारी 4.0 1 से 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बीपीएससी के पूरे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम यहाँ से एक एक करके पूरी बुक की एनालिसिस करेंगे और आप यहाँ से इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा कि किसने 1873 में शतशोधक समाज की स्थापना की थी। कल हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, आज हम उसी आगे का कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि किसने 1873 में शतशोधक समाज की स्थापना की थी। ये ज्योतिबा फूले थे। 1873 में शतशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो 1872 में प्रकाशित हुआ था, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये ज्योतिबा फूले ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की के द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वेन जज एवं अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों की आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे, पहला ऑप्शन है मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की के द्वारा किया गया। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, अर्थात किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। प्रसंगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ और ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही और महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। जो विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही नहीं माना था और तारांकित किया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संयोजन पहचानिए, मतलब सही विकल्प को पहचानिए। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग हुआ। यंग इंडिया ये मोहनदास करमचंद अर्थात महात्मा गांधी। लोक हितवादी ये गोपाल हरि देशमुख। ज्योतिबा फूले ये सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदाइसन ये नौरोजी
दोनजी के द्वारा की प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में शुद्धशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। वही 1851 में नौरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुल करके सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा और बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराज के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये महार के कारण हुए थे। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली अर्थात तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इनमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में ये दंगा हुआ था। शारदा मणि कौन थीं? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थीं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ अर्थात वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन मंच, महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख और जीवी जोशी शामिल थे। ये संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ काम करने के लिए स्थापित की गई थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के लिए
भारत के या भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता की सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने भी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, यनियम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। यमसी शीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख या प्रख्यात सदस्य थे। भारत सेवक संघ समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन ए से, मतलब ए से सम्मिलित करेंगे। वही आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन पहला सही है। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, वही तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया था, अर्थात 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसके उपरोक्त में से किसी ने नहीं, अर्थात प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया था। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या, अर्थात इसमें ऑप्शन ई है, एक से अधिक, अर्थात के.टी. तैलंग ने भी किया था और फिरोज शाह मेहता भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, इसलिए इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, एक से अधिक ऑप्शन सही है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। ये तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर के आंदोलन भी चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व एक से अधिक, अर्थात ई ऑप्शन सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? भारत संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो अर्थात इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से भी पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये 1874 ईस्वी में हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट अर्थात बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में उन्हें पद से हटाया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ ऐतिहासिक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद, चार्लू व एस रामास्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1884 में, तो जो ऑप्शन में नहीं है। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। कुल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से, 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी के या W.C. बनर्जी ने किया था। इनके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक वो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा नहीं, ये दादा भाई नौरोजी ने द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1885 में W.C. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो सी ऑप्शन नहीं है, अर्थात शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये उद्देश्यों में शामिल नहीं था। उनका उद्देश्यों में शामिल थे देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना और देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। और चौथा था यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा और किस आधार पर कार्य करें। तो ये 3 ऑप्शन सही थे, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन है जो सही नहीं है। 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना।
भारत के सभी वर्गों एवं समुच्चयों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। चौथा है जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी और वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन भी किया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947-49 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं। तो कब बनी थी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। या तो 1925 में बनी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अर्थात किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो वो 1925 में बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें से सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो ये एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन जब 1888 हुआ तो उसमें 221 पहुँच गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये 1924 में किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो ये 1924 में किए थे। दिसंबर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव के द्वारा ये निश्चित किया गया कि गांधी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी या गांधी-दास समझौते को अनुमोदित किया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक या मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये किससे संबंधित था?
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधुरकर ने की। इस अधिवेशन में ये यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधुरकर। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता का था? तो ये लाला लाजपत राय का था। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा? ये किसने लिखा था? तो इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये कर्जन ने कहा था। रजनी पाम दत्त ने कहा था, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के बारे में कहा था। रजनी पाम दत्त ने ये कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो, या इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर
उपरोक्त सभी अर्थात ये चारों ऑप्शन सही है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों, आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रम के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते। वो ये महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान, पारंपरिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके 29 नंबर क्वेश्चन के हम आगे का कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप इस घटना चक्र की क्लास को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक नमस्कार।